हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 6 स्टैंडर्ड की हिस्ट्री का लेसन नंबर 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे, जो कि सीटेट के लिए, एनवीएस के लिए, केवीएस के लिए, हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जानते हैं कि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो है ये बच्ची है, ठीक है, इसका नाम क्या है, रशीदा, जो बैठकर अखबार पढ़ रही थी, ठीक है। और अचानक से उसकी जो निगाह है, उसकी नज़रें जो है एक सुर्खियों पे पड़ती है, और उस सुर्खियों पे क्या लिखा रहता है, 100 साल पहले। वो सोचने लग जाती है कि यह कोई कैसे जान सकता है कि 100 साल पहले क्या हुआ था, क्या कैसे लोग रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे। ये सारे सवाल रशीदा के मन में उठने लगा, ठीक है। तो आपके मन में भी ये प्रश्न उठ रहा होगा कि 100 साल पहले लोग क्या करते होंगे, है ना। तो यही सब हम इस चैप्टर में जानेंगे कि आज से 1000 साल पहले हमारे जो पूर्वज थे वो क्या करते थे, कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे, है ना। चलिए, तो कैसे पता लगाए, तो ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, हम रेडियो सुनते हैं, टेलीविज़न में भी देख सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, और अभी तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब है, आपका इंस्टाग्राम है, फेसबुक है ना। साथ ही साथ हम ये भी जान सकते हैं कि पिछले साल क्या हुआ था। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस टाइम पे वहाँ पर मौजूद था, उसके पास कुछ स्मृतियाँ हैं उस टाइम के बारे में, तो वो आपको शेयर कर सकता है ना। बट बहुत पहले क्या हुआ था, या 1000 साल पहले क्या हुआ था, या 500 साल पहले की अगर हम बात करें, तो ये जानना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ना। तो इसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं, तो अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। चलिए, तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, और शिकार कैसे करते थे। पशुपालक जो होते हैं, जो पशुओं को पालते थे, जो किसान होते हैं, जो शासक होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, पुरोहित लोग होते हैं, शिल्पकार लोग, कलाकार, संगीतकार, वैज्ञानिक, ये सबके जीवन के बारे में हम जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं, ठीक है। यही नहीं, हम ये भी पता लगा सकते हैं कि उस टाइम पे बच्चे कौन से गेम खेला करते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, और कौन से नाटक देखा करते थे, ठीक है। और फिर कौन से गीत गाते थे। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिल सकती है ना। अगर मेरी बात करें तो जब मैं 6 स्टैंडर्ड में थी, तो हम लोग के टाइम पे हम लोग पत्थर वाला गेम खेलते थे। 1 2 3 4 5 पत्थर है, उसको हाथ से मतलब फेंको, फिर उसको गिट्टी को उठाओ, ठीक है। इसके बाद हम लोग ना कांच का एक गेम खेला करते थे। बहुत सारे कांच को तोड़ तोड़ के इकट्ठा करते थे, फिर उसको फेंकते थे, और फिर उसको ऐसे करके मतलब हाथ के अंदर डालते थे, और जो कांच है वो हिलना नहीं चाहिए। इसके बाद लंबी साकड़ी खेलते थे हम लोग, ठीक है। आइस एंड वाटर खेलते थे। बट अभी के बच्चे जो हैं मोस्टली मोबाइल के ही गेम खेलते हैं, तो लूडो खेलेंगे, बैडमिंटन, पर हम लोग के टाइम पे ये सारे गेम नहीं हुआ करते थे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अगर सिर्फ 10-15 साल का भी गैप है, तो कहानियाँ अलग हो जाती हैं, है ना। गेम्स अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे तो हम लोग अप्रॉक्सीमेटली बहुत साल पुराना, 500 साल, 1000 साल पुराना चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उनके खेलों में कितना ज़्यादा फ़र्क होता होगा, है ना। चलिए, अब आपको नर्मदा नदी का पता लगाना है, ठीक है। नर्मदा नदी जो है वो कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश को देखेंगे आप, तो आपको नर्मदा नदी मिल जाएगी। ये रही आपकी नर्मदा नदी, ठीक है। तो जो पहले के लोग थे ना, उन्होंने क्या किया था, कई लाख वर्ष पहले जो लोग हैं ना, वो नदियों के तट पे रहना पसंद करते थे, ठीक है। अब वो क्यों नदियों के तट पे रहते होंगे, क्योंकि वहाँ पर पानी जो है वो इजीली अवेलेबल हुआ करता था। पानी के लिए उनको यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए वो नदियों के किनारे ही रहना पसंद करते थे। अगर हम अभी की बात करें, तो जो यूपी बिहार है वो सब गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है ना। तो कितना ज़्यादा यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन है। तो स्टार्टिंग से ही, मतलब लाखों साल पहले से ही लोग जो है नदियों के किनारे ही रहना स्टार्ट किया उन्होंने, ठीक है। और यहाँ जो रहने वाले लोग थे ना,
वो कैसे थे, कुशल संग्राहक थे। मतलब कि किसी भी चीज़ को संग्रह करके रखना, स्टोर करके रखना इन लोगों के हैबिट में था। ठीक है, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। उनको पता था कि जो हमारे पास जंगल है वो किस चीज़ों से भरा पूरा है ना। तो इस चीज़ को वो क्या करते थे, स्टोर करके रखते थे अपने भोजन के लिए। वे जड़ों का इस्तेमाल करते थे, फलों का इस्तेमाल करते थे, जंगल के जो अन्य उत्पाद है उसका भी वो क्या करते थे, संग्रह किया करते थे और साथ ही साथ शिकार भी करते थे। फॉर एग्जाम्पल, जंगल में कोई फल फ्रूट उगा हुआ है तो उसको वो लोग स्टोर में रखते थे और शिकार भी किया करते थे। आपने सुना ही होगा आदि मानव के बारे में, है ना। तो आदि मानव जो है वो क्या करते थे, जो बड़े बड़े पत्ते होते थे उसको यूज़ करते थे कपड़े के लिए, है ना। पत्तों का इस्तेमाल करते थे, एनिमल के चमड़ों का इस्तेमाल करते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, जंगल में ही रहते भी थे वो लोग, है ना। चलिए देखते हैं। अब उत्तर पश्चिम की बात करें, मतलब पाकिस्तान वाले एरिया में सुलेमान और किरथार जो पहाड़ियाँ हैं ना, यहाँ पर लगभग 8000 वर्ष पहले स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले क्या लगाया था, गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना उन्होंने आरंभ किया। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की जो भी एग्ज़ाम होती है ना, सीटेट की एग्ज़ाम या एनवीएस की एग्ज़ाम, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो सुलेमान है और जो किरथार पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर है, उत्तर पश्चिम में है, मतलब कि पाकिस्तान में है ये दोनों एट प्रेजेंट टाइम पे। और 8000 वर्ष पहले यहाँ पर स्त्री और पुरुषों दोनों ने मिलकर गेहूं और जौ को उगाना उन्होंने स्टार्ट किया था। इसके अलावा वो भेड़, बकरी, गाय, बैल ये सारे पशु को भी पालते थे। ठीक है, और ये जो लोग हैं वो गाँवों में रहते थे। अगर तुम उत्तर पूर्व की बात करें, चलो मैप में देख लेते। देखो, पहले हम लोगों ने उत्तर पश्चिम की बात करी, तो ये रहे आपका सुलेमान हिल्स और ये है आपका किरथार हिल्स। यहाँ पर सबसे पहले औरत और आदमी दोनों ने मिलकर गेहूं और जौ की खेती करना स्टार्ट की। अब देखो, यहाँ पर हम बात करें उत्तर पूर्वी में, ठीक है, तो यहाँ पे है गारो पहाड़ी। तो गारो पहाड़ी का पता तो हम लोगों ने लगा ही लिया। इसके अलावा विंध्य पहाड़ी जो है एकदम बीचों बीच आपको मिल जाएगी, ये रही। तो ये जो विंध्य पहाड़ी है यहाँ पर भी, तो ये जो दो पहाड़ियाँ हैं ना, वहाँ पर भी क्या हुआ था, कृषि का विकास हुआ था। और सबसे पहले क्या उगाया गया था वहाँ पर, चावल उगाया गया था। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो एग्ज़ाम में, सीटेट के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएगी। अब चलिए बात करते हैं सिंधु नदी की। वो तो पता ही है ना आपको, सिंधु नदी। ठीक है, तो सिंधु नदी जो है वो आपको ऊपर देखने को मिल जाएगी। सिंधु नदी देखो ये रही, थोड़ा सा पंजाब में है और थोड़ा सा पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये जो सिंधु नदी है और इसके जो भी ट्रिब्यूटरीज़ है, मतलब कि सहायक नदियाँ जो है, ठीक है, तो बहुत साल पहले, मतलब कि 4700 साल पहले लोग जो है ना वो नदियों के किनारे उन्होंने, मतलब कि सिंधु नदी के किनारे उन्होंने रहना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो जो सहायक नदियाँ होती हैं वो किसे कहते हैं, जब बहुत सारे छोटी नदियाँ जो होती हैं वो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, सहायक नदियाँ कहते हैं। ठीक है, और 4700 वर्ष पहले नदियों के किनारे लोगों ने क्या किया था, एक नगर बसा लिया था, मतलब बहुत सारे लोग वहाँ पे रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। गंगा और जो इसकी सहायक नदियाँ है ना, तो उसके किनारे भी बहुत सारे लोगों ने 2500 साल पहले रहना स्टार्ट किया। और समुद्र के किनारे भी उन्होंने 2500 साल पहले ही रहना स्टार्ट किया। पर इंडस नदी, जो इंडस नदी है, मतलब इसको हिंदी में सिंधु बोलते हैं, इंग्लिश में इंडस बोलते हैं। तो इंडस नदी के किनारे उन्होंने 4700 वर्ष पहले रहना स्टार्ट किया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ओके, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए, गंगा और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसका आपको पता लगाना है। ठीक है, तो आप लोग पता लगा सकते हैं मैप में देखकर कि कौन सी नदियाँ जो है गंगा नदी की सहायक है। तो ये हिमालय से निकली हमारी गंगा, तो यमुना नदी जो है इसकी सहायक है। यहाँ से चंबल नदी गंगा नदी में मिक्स हो जा रही है, फिर यहाँ से सोन नदी गंगा नदी में मिक्स हो जा रही है। ठीक है,
और फिर ये बहती हुई आ जाएगी हमारी वेस्ट बंगाल में, और फिर इसके बाद चली जाएगी अरेबियन सी में। ठीक है, तो ये सारी जो नदियाँ हैं ये गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो गंगा नदी के किनारे भी लोगों ने रहना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो गंगा के अगर हम दक्षिण में बात करें तो इन नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है ना, प्राचीन काल में मगध, मतलब कि पहले के टाइम पे उसको मगध बोलते थे, बट अब उसको क्या बोलते हैं, बिहार। तो बिहार के नाम से जाना जाता था। तो इसके जो शासक थे ना वो बहुत शक्तिशाली थे। जैसे कि आपने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा ना, बहुत ही एक मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली वो क्या थे, रूलर थे। ठीक है, और उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की थी। आपने अशोका के बारे में भी सुना होगा, वो भी मगध के ही थे, है ना। तो ये जो है ना, अलग अलग देशों में बहुत सारे शक्तिशाली जो शासक थे उन्होंने क्या किया था, अपने अपने राज्यों की स्थापना की थी। ठीक है, लोगों ने क्या किया है पता है आपको, जो भी लोग थे ना पहले के टाइम पे, वो सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा करते थे। ठीक है, कभी कभी वो हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत पे चढ़ते थे, पहाड़ियों पे जाते थे, रेगिस्तान में भी जाते थे, नदियाँ तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। ठीक है, ये सारी चीज़ों की अगर आप यात्रा करोगे तो ऑफ कोर्स जोखिम भरी ही रहती थी, पर वो कभी भी हार नहीं मानते थे। उनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं था। ठीक है, कभी कभी लोग काम की तलाश में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते थे, कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे, कभी कभी सेनाएं जो होती है ना, जो सेनाएं हैं, सोल्जर्स वगैरह हैं, वो दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने के लिए जाते थे। इसके अलावा बहुत सारे जो व्यापारी होते थे वो अपने काफ़िले को कभी जहाज़ के हेल्प से एक स्थान से दूसरे प्लेस पर जाया करते थे। इसके अलावा जो धार्मिक गुरु हुआ करते थे वो लोगों को शिक्षा देने के लिए, किसी को सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाया करते थे तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाया करते थे। ठीक है, जो कुछ लोग होते थे उनको कुछ नए नए रिसर्च करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोचक चीज़ों को खोजने के लिए जाया करते थे। और इन सभी यात्राओं से क्या होता था, लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। जब लोग एक दूसरे से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाया करते थे तो उनको एक दूसरे को जानने का अवसर मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लो मैं ये यूपी की हूँ, तो मैं यूपी से गुजरात आई हूँ, तो जो गुजरात के लोग हैं मुझे उन लोग को जानने का, समझने का मौका मिला। इनकी लैंग्वेज कैसी होती है, ये किस तरह का फूड खाना पसंद करते हैं, अच्छा ये तो दाल भी मीठी खाना पसंद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कब पता चलेगी, जब आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाएंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो आज के ज़माने के जो लोग हैं वो यात्राएं क्यों करते हैं, है ना। तो क्यों करते हैं, आपके माता पिता ने भी अपना जो नेटिव प्लेस है उसको छोड़कर दूसरे प्लेस पे आए होंगे, तो ये लोग क्यों छोड़ते हैं। ठीक है, देखो तो जो पहाड़ियाँ हैं, पर्वत है और जो समुद्र है ना, इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। तो ये सब क्या बनाते हैं, नेचुरल बाउंड्रीज बनाते हैं। जैसे कि अगर हम किसकी बात करें, अगर हम पूरे एशिया की बात करें तो एशिया है और यहाँ पे बाजू में यूरोप है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक पहाड़ आता है, पहाड़ की श्रृंखला आती है जिसको हम बोलते हैं यूरल माउंटेन, है ना। उसका नाम क्या है, यूरल माउंटेन। तो ये जो यूरल माउंटेन है, जो यूरल पहाड़ है, वो नेचुरली प्राकृतिक रूप से एक सीमा बनाती है, एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण कर रहा है यहाँ पे, है ना, जो एशिया को यूरोप से अलग बनाता है। हमें कोई भी आर्टिफिशियल सीमा बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, ऑफकोर्स आसान नहीं है। अब आपको एशिया से यूरोप जाना है तो आपको जो बीच में पहाड़ है उसको क्या करना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा। तो क्या ये आसान होगा, बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, है ना। पर जिन्होंने भी चाहा कि मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगी, तो उन्होंने ये कर दिखाया है। वे लोग पर्वतों के ऊंचाई को छू सके हैं,
तथा गहरे समुद्रों को भी उन्होंने क्या किया है, पार किया है। ठीक है, और बहुत सारे लोग जो है उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग हमारे इंडिया में आए हैं और यहीं पर बस गए हैं। इसीलिए हमारे जो इंडिया है उसमें बहुत सारे सांस्कृतिक परंपराओं से हमारा जो इंडिया है वो समृद्ध है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो कई सौ वर्षों के से लोग जो है पत्थर को तराशने का काम करते हैं, संगीत रचने का काम करते हैं, यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए भी नए नए तरीक़ों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते हैं, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ जो गुजरात है ये लोग मीठी दाल खाते हैं, तो हम यूपी वाले भी क्या करते हैं कि चलो भाई उनसे एक बार बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग बनाते किस तरीके से, है ना। तो कौन कौन लोग यूपी से है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो ये देश का जो हमारा नाम है ये कैसे पड़ा, इतना हम लोग ख़त्म कर लेते हैं, फिर ये सब जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप अपने पास पेन और पेपर ज़रूर लेके रखिएगा और एक नोट्स भी बनाते रहिएगा, क्योंकि सीटेट में ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बीच बीच में से कुछ भी पूछ लिया जाता है ना। चलिए, तो देश का नाम कैसे पड़ा, तो हमारा जो देश है उसका नाम क्या है, इंडिया है, और इसे हम भारत के नाम से भी जानते हैं, है ना। बट जो इंडिया शब्द है ना वो इंडस से निकला है। इंडस मतलब कि इंडस जो रिवर है हमारा, जिसे हम हिंदी में सिंधु नदी कहते हैं, इससे निकला है। ठीक है, जैसे कि संस्कृत में उसे सिंधु कहा जाता है। ठीक है, अगर हम एटलस में देखेंगे ईरान और जो यूनानी है ना, यूनान, उसका पता लगाना है। ये लोग जो है ना 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ठीक है, तो ये जो यूरानिया जो लोग आए, यूरानियों ने और यूनानियों ने, ठीक है, जो ग्रीक से लोग आए, जो ईरानीज आए ना, इन्होंने ही हमारे इंडिया को इंडिया नाम दिया। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि इंडस नदी के किनारे जो पूर्व में स्थित है वो लोग कौन रहेंगे, इंडिया रहेगा, इंडिया उसे माना गया। ठीक है, भारत नाम का प्रयोग जो है ना उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। मतलब उत्तर पश्चिम मतलब कि हमारा जो गुजरात वगैरह है, पंजाब वगैरह है, ये कौन सा एरिया हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को क्या कहा गया, भारत कहा गया, मतलब कि भारत कहा गया। ठीक है, इस समूह का उल्लेख जो है संस्कृत की आरंभिक एक किताब है, मतलब कि बहुत पुरानी किताब है, 3500 वर्ष पुरानी किताब, जिसका नाम है ऋग्वेद में भी मिलता है। ठीक है, मतलब ऋग्वेद में भी इसका उच्चारण किया गया है कि जो इंडिया है इसका नाम इंडस नदी से पड़ा, और किसने दिया, यूरानियों ने और यूनानियों ने। ठीक है, और इसके बाद इसका प्रयोग हम लोग आज भी करते हैं, है ना। इंडिया बोलते हैं हमारे भारत को, और भारत भी बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन याद करने जैसा है, जो ऋग्वेद है वो कितने साल पुराना है, 3500 वर्ष पुराना है। ठीक है, इसके अलावा जो वेद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना है, सेकंड वेद है सामवेद, थर्ड वन जो है यजुर्वेद, एंड फोर्थ वन है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है वो सबसे नया है और ऋग्वेद जो है सबसे पुराना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी भी लगी होगी, है ना। तो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको एनसीईआरटी के सारे एक्सप्लेनेशन मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।